आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी और खबर दोपहर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी अभिमुक्त या फिर काशी, जिसमें भव्यता तो बहुत है लेकिन उसी काशी की गहराइयों को समझ पाना सबके बस की बात भी नहीं है। स्कंद पुराण के मत से भगवान शंकर ने काशी को सबसे पहले आनंद वन कहा और फिर अभिमुक्त तक कहा, जहां जीवन और उसी जीवन का अंत एक साथ बसता है। उसी काशी ने 2014 में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संजीवनी दी। अब एक बार फिर उसी धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। 2014-2019 में जिस काशी ने देश को प्रधानमंत्री दिया हो, तो काशी वासियों में वो उत्साह भी लाजमी है। अब 2024 में प्रधानमंत्री फिर एक बार काशी आए, जहां से उन्होंने 2014 में ये बोलते हुए पीएम पद के सफर की शुरुआत की थी कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। पूरे भावुकता से कह सकता हूं, आज मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर सांसद काशी में मौजूद हैं। रोड शो के दौरान शक्ति प्रदर्शन करते हुए पीएम ने नामांकन के दौरान आम लोगों के साथ पहुंचकर ये बताने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आए कि जनता ही सर्वोपरि है, जिसका जिक्र वो हर रैली में करते थे। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव से अनुमति लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कलेक्ट्रेट सभागार में नामांकन करने पहुंचे, जहां से वो तीसरी बार वाराणसी से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी गंगा सप्तमी के साथ ही पुष्य नक्षत्र में 11 बजे के बाद अपना नामांकन किया। वहीं बीजेपी उनके नामांकन के दौरान पूर्वांचल में एक बड़ा संदेश भी देना चाहती है और प्रचंड जीत हासिल करना चाहती है। पूर्वांचल की 26 सीटों के नतीजे, भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने 21 सीटें, वहीं सपा बसपा गठबंधन ने 5 सीटें। साल 2014 के नतीजे, भाजपा 23 सीटें, अपना दल एस 2 सीटें, समाजवादी पार्टी 1 सीट। पूर्वांचल में बीजेपी को 2014 के मुकाबले 2019 में नुकसान जरूर हुआ, लेकिन पीएम का जीत का मार्जिन बढ़ा। लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है, नारा दमदार है, 400 पार की ललकार है, तो हर वर्ग को साथ लाना जरूरी है। पूर्वांचल के रण में कुर्मी, मौर्य, राजभर समेत अन्य जातियां निर्णायक रहती हैं। लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में इनमें से यादव और राजभर को छोड़कर अधिकांश जातियों का रुख भाजपा की ओर रहा। वहीं दलित वर्ग में कोरी, पासी, सोनकर, जाटव और कोल जाति के मतदाताओं भी निर्णायक संख्या में हैं। इतना ही नहीं, भाजपा सपा बसपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए पसमानदा मुस्लिम समाज को साधने का प्रयास कर रही है। पूर्वांचल की इन सीटों पर पसमानदा मुस्लिम मतदाता भी बड़ी संख्या में है। मोदी के दौरे से भाजपा पिछड़ी, पसमानदा और दलित वर्ग को भी साधेगी। जानकारों का मानना है कि भाजपा के परंपरागत वोट बैंक ब्राह्मण, ठाकुर, कायस और राजभर के साथ अगर पिछड़े, पसमानदा और दलितों का समर्थन मिल गया तो भाजपा के लिए मिशन 80 को पूरा करने की राह आसान होगी। प्रस्तावकों के चयन के साथ ही भाजपा ने हर तबके को साधने का प्रयास किया है। पंडित गणेश्वर शास्त्री, इन्होंने ही अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था। ये ब्राह्मण समाज से हैं। बैजनाथ पटेल, ये ओबीसी समाज से आते हैं और संघ के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। लालचंद कुशवाहा, ये भी ओबीसी बिरादरी से हैं। संजय सोनकर, ये दलित समाज से हैं। बाबा भोलेनाथ की नगरी में प्यार है, अपनापन है, लेकिन इस नगरी ने सबको नहीं अपनाया। 2014 में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, जो दूसरे नंबर पर रहे, जबकि कांग्रेस इस बार के प्रत्याशी अजय राय लगातार पीएम के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं काशी सबको नहीं अपनाती। इस बार भी अजय राय बतौर प्रत्याशी चुनावी रणभेरी में ताल ठोक रहे हैं। इस बार के चुनाव के नतीजे क्या होंगे, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन ये बात तो तय है कि मोदी की गारंटी यहाँ गेम चेंजर साबित होने वाली है। मैं भावुकता से कह सकता हूं,
आज मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान पूर्वांचल को साधने की पूरी कवायद की गई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शक्ति प्रदर्शन कितना काम आएगा या विपक्षों के लिए कितनी बड़ी चुनौती आज इन्हीं इस तमाम बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। बालकृष्ण पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वही समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र सिंह भी अपना पक्ष रखेंगे और राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर स्टूडियो में विनय तिवारी जी मेरे साथ मौजूद है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं करना चाहूंगी बालकृष्ण जी से। बालकृष्ण जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिल कर लिया है और साथ ही साथ एक शक्ति प्रदर्शन के जरिए विपक्षियों को कड़ी ललकार दी है, कड़ी चुनौती दी है। लेकिन 2014 और 2019 के आंकड़ों को अगर कंपेयर किया जाए तो 2019 में आपको पूर्वांचल में खासा नुकसान हुआ था। इस बार क्या वाकई हारी हुई सीटों को जीतना आसान होगा? देखिए, आज गंगा सप्तमी है और आज के ही दिन जब गंगा को भगवान शिव ने अपनी जटा में धारण किया था, जब माँ गंगा का प्रवाह बहुत तेज था, तो उनके वेग को कम करने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटा में उनको धारण किया था। उसके बाद धीरे धीरे छोड़ा था पृथ्वी पे जन कल्याणार्थ, मनुष्यों के कल्याणार्थ भगवान शिव ने धीरे धीरे छोड़ा था। आज के दिन ही प्रधानमंत्री जी ने अपना नामांकन किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी माँ गंगा के वरद पुत्र हैं और रानी अहिल्याबाई के बाद यदि सनातन अस्मिता का ख्याल या काशी का इतना उद्भव सिर्फ माननीय मोदी जी के इस कार्यकाल में रिश्ता है, तो एक बात स्पष्ट तौर पे कहें कि पूर्व में जो परिणाम थे, लगभग 2019 का जो परिणाम था, 65 सीट हम और एनडीए जीते थे। 2000 सीटों 5 सीटों में कुछ उस जो 14 और उसके बीच में कमी थी, उसको मुस्कान जी मुझे लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री जी की गारंटी, प्रधानमंत्री जी का जो जन कल्याण के लिए किए गए काम, प्रधानमंत्री का लोक कल्याण के लिए किए गए जो काम हैं, उसके आधार पे, और ये जैसा प्रधानमंत्री जी का नारा है कि विरासत भी विकास भी, तो दोनों काम, विरासत को, सांस्कृतिक अस्मिता को, सनातन अस्मिता को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने सुरक्षित और संरक्षित करने का काम किया है, वहीं इस देश के विकास को भी बहुत ही मजबूती के साथ करने का काम किया है। तो देश का जनमानस प्रधानमंत्री जी के विरासत और विकास, ये जो दोनों बातें हैं, दोनों से सहमत है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत यानी 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करने जा रही है। बहरहाल बालकृष्ण जी, 80 के 80 सीटों का नारा तो आप दे रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मजबूत गढ़ हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के, अगर आपको 80 सीटें जीतना है तो उसे ढाना बहुत जरूरी है। बहरहाल अभी और आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी का मैं सीधा रुख करूंगी। देखिए धर्मेंद्र सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना शक्ति प्रदर्शन आज काशी में करते हुए नजर आए। पूर्वांचल को साधने की पूरी कोशिश की गई है। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर सांसदों, विधायकों तक का जमावड़ा आज काशी में देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं एक चुनौती आपको दी है कि वो लोकप्रिय है, मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुन रहा था और आपने भी कहा शक्ति प्रदर्शन, बिल्कुल सहमत है। शक्ति प्रदर्शन जिस तरह से पूरे देश के कई मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री और पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में, कार्यकर्ताओं को ले आकर के शक्ति प्रदर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन बनारस के लोग, तो जो मूलभूत प्रश्न है, जो प्रधानमंत्री जी 2014 में आए थे, जिस तरह से भावुकता से कह रहे थे कि माँ गंगा ने बुलाया है, जिस तरह से उन्होंने माँ गंगा के साथ बेईमानी की है, उनके साथ न्याय नहीं किया। माँ गंगा ने बुलाया था और इन्होंने वादा किया था कि गंगा को साफ करके दिखाऊंगा। काशी से इन्होंने वादा किया था काशी को कोयटो बना दूंगा। काशी के नौजवानों से वादा किया था कि नौकरियां दूंगा। काशी के किसानों से वादा किया था कि आपकी आय दोगुनी करूंगा। लेकिन जिस तरह से काशी वासी पूछ रहे हैं कि माँ गंगा को साफ करने की बात जाने दीजिए, एनजीटी में एफिडेविट में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बताया कि माँ गंगा से जुड़े हुए 12 जनपद ऐसे हैं जहां पर एक भी सीवरेज सिस्टम को साफ करने वाली एक भी काम शिलान्यास तक नहीं हुआ, शुरुआत तक नहीं हुई। माँ गंगा में सीधे गंदगी के नाले जा रहे हैं और अभी तक माँ गंगा को निर्मल बनाने का कोई काम नहीं किया। माँ गंगा के नाम पर सिर्फ छलने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी। उन्होंने कहा था कोयटो बना देंगे, क्या काशी कोयटो बन गई? क्या भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र से काशी को कोयटो बनाने वाला शब्द गायब हो गया? क्या काशी के नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए एक भी फैक्ट्रियां काशी में लगी? क्या काशी के किसानों के लिए मोदी जी ने कोई भी कार्य किया?
काशी के स्थानीय लोगों के लिए कौन सी फैक्ट्रियां, कौन से उद्योग धंधे या कौन से नए ऑफिसेज आकर के स्थापित हुए, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथी और प्रधानमंत्री जी अपने प्रस्तावकों की जात जिस तरह से लगातार बता रहे हैं, अगर ये पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी के हितैषी होते तो जिस तरह से हमने नारा दिया है, इंडिया गठबंधन ने कहा है कि सबका जाति और आर्थिक गणना कराएंगे और उसके आधार पर उनको हक, उनको सम्मान देने का काम करेंगे, तो जरूर ये अपने घोषणा पत्र में लेके आते, या इनको मौका मिला था 10 वर्षों का, ये करते। तो सवाल जब 2024 में चुनाव हो रहा है तो जो इन्होंने वादा किया था, जो मूलभूत सुविधाएं जिस तरह से इन्होंने कहा था लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, तो जो जन कल्याण के महत्वपूर्ण मुद्दे थे, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचार कई गुना इनकी सरकार बना। भ्रष्टाचार का आलम तो यह है कि इन्होंने उन कंपनियों से पैसा ले लिया अपने भारतीय जनता पार्टी खाते में जिन कंपनियों के सैंपल 6-6 बार, 7-7 बार फेल थे, और वो कंपनियां जो दिल की बीमारी की, दिमाग की बीमारी की, कोविड की और जो महत्वपूर्ण गंभीर बीमारियां हैं उनकी दवाएं बनाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में पैसा भर भर के लिया और उनको जो है जनता की जान से खिलवाड़ करने की खुली छूट दी। फेल सैंपल की दवाएं लगातार बिकती रही। उन कंपनियों से पैसा लिया भ्रष्टाचार का आलम है कि जिनके यहाँ ईडी, सीबीआई की रेड पड़ती है, और उसी सप्ताह भारतीय जनता पार्टी खाते पैसा जमा होता है। आपने देखा उत्तराखंड में एक टनल बनाने वाली कंपनी से भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपया लिया, और किस तरह से टनल, उसका फर्जी काम था, टनल में किस तरह से महीनों मजदूर फंसे रहे, किस तरह से एक कंपनी गुजरात के अंदर काम जो 80 करोड़ के काम का लाख करोड़ कर दिया। कि बीजेपी में पुरजोर तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। बालकृष्ण जी से एक रिमार्क लूंगी, फिर उसके बाद सीधा मैं विनय तिवारी जी का रुख करूंगी। अरे नौकरियों की, बेरोजगारों की चिंता, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया और उसका जवाब 2024 में जनता देने को तैयार है। ठीक है बालकृष्ण जी, जी आप पर आरोप यही लग रहे हैं कि आपने कोई काम नहीं किया है, आपकी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, और आप ये तो कहते हैं कि वाराणसी को आपने बदल दिया है। बहरहाल उसकी तस्वीरें भी देखते हैं कि किस तरीके से पहले छोटी छोटी सकरी गलियों से दर्शन करने जाना पड़ता था, लेकिन अब बड़े बड़े कॉरिडोर्स मिल गए हैं। लेकिन काशी के युवाओं के लिए क्या किया है आपने? मैं इनको पहले इनकी बात का जवाब दे दूं कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं जो अभी ये कह रहे थे, मैं इनको बता दूं कि इनको अयोध्या और काशी से बहुत इरिटेशन है। ये पसंद नहीं करते हैं अयोध्या काशी को, अयोध्या काशी के विकास, और ये जाना भी नहीं पसंद करते हैं। तो ये जो इनके कालखंड में नहीं, पहले तो आप सुधार कर लीजिए। अयोध्या काशी की बात आप मत करिए, और काशी की जो गलियां चौड़ी हुई वो समाजवादी पार्टी सरकार में हुई है। समाजवादी पार्टी सरकार में जो बनारस सकरी गलियों में बनता था उसको चौड़ा करने का काम समाजवादी सरकार ने किया। जिस प्रकार से उनको, और आपने केवल घर तोड़ने, मंदिर तोड़ने के अलावा कोई काम नहीं। तो धर्मेंद्र जी अभी नई काशी के दर्शन नहीं किए हैं, और नई अयोध्या जो अभी भगवान राम की जन्मभूमि बनी है उसका दर्शन इन्होंने किया नहीं है। एक बात भ्रष्टाचार नहीं, काशी नहीं, अयोध्या के हमारे दर्शन की चिंता छोड़ के आप बताएं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और नौजवानों की नौकरियों के बारे में आप जरूर बताएं। आपने किस तरह से कहा था कि जहां रुपये की कीमत गिर जाती है तो वहाँ की सरकार की नहीं होती है, और ऐतिहासिक सर्वेक्षण बताइए कीमत गिर गई है, तो क्या ये सरकार गिरी हुई है? कहीं भी एक भी लोहिया आवाज इनका दिखाई नहीं पड़ता है। ये तुष्टीकरण, दंगा, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी, ये समाजवादी पार्टी के अगर 4 तत्व पूछे जाए तो क्या क्या है समाजवादी पार्टी के 4 तत्व? गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, सनातन द्रोह और जितने भी सनातन अस्मिता के प्रतीक हैं उनको नष्ट करने का काम ये समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। तो समाजवादी पार्टी के अगर 4 तत्व, मूल तत्व हैं तो यही है, और उन सबको मजबूत करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और प्रदेश में हुआ है। ठीक है। नहीं, गुंडों को, भ्रष्टाचारियों को तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ ले लिया। किस तरह इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या करते हैं और आप माला पहनाते हैं, किस तरह से हाथरस में बच्ची के साथ अन्याय करते हैं, उसको अंत्येष्टि का अवसर नहीं देते, किस तरह से कठुआ के पुष्पों को माला पहनाते हैं, किस तरह से मणिपुर के अंदर हमारी बहनों का अन्याय अत्याचार हो रहा है और देश के प्रधानमंत्री गृहमंत्री जवान नहीं सुनती है। भ्रष्टाचार में आकर डूबी भारतीय जनता पार्टी दूसरे भ्रष्टाचार का ज्ञान दे रही है। देश के अंदर प्रधानमंत्री जी जिसका नाम लेते हैं कि
ऑडियो डाउन किया जाए प्लीज, दोनों की ऑडियो डाउन हो प्लीज। देखिए चर्चा का ये कोई दायरा नहीं होता है, ये आपका चुनावी मंच नहीं है, ये डिबेट चल रही है जहां जनता एक एक करके आप दोनों के ही पार्टियों के मुद्दों को सुनना चाहती है। लेकिन अगर आप दोनों ऐसे ही अपना पक्ष रखेंगे तो प्लीज बालकृष्ण जी रुक जाइए, प्लीज बालकृष्ण जी, गुजारिश है बालकृष्ण जी रुकिए रुकिए रुकिए। चलिए ठीक है, इनको ऑडियो डाउन रखिए, जब तक मैं ना बोलूं इनको ऑडियो मत अप करिएगा प्लीज। वीणा तिवारी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं काशी से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री यहां से पूर्वांचल को साधने की पूरी कोशिश कर रहे थे? आज पूर्वांचल को साधने की कोशिश तो माननीय नरेंद्र मोदी ने 2014 में ही की थी, जब वो गुजरात छोड़ के और हिंदुस्तान में उन्होंने वाराणसी को अपना संसदीय क्षेत्र चुना था। यूपी की 80 सीटें और उसमें से पूर्वांचल और पूर्वांचल से सटा हुआ बिहार की 40 और यूपी की अगर 80 सीटें, तो ये करीब 120 सीटें होती हैं, जो उसमें से 50% सीटें पूर्वांचल की सीटें हैं। बिहार को भी आप उसमें इंक्लूड कर दें और 26 सीटें यहाँ की। ठीक है, इसीलिए शायद 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से चुनाव लड़ना शुरू किया था और धीरे धीरे उनकी ये रणनीति यूपी में और ख़ासकर बिहार में जो नतीजे लेके आई वो काफ़ी आश्चर्यचकित थे। और उसी रणनीति को नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि यूपी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा सीट वाला प्रदेश है और कहा भी यही जाता है कि ज़्यादातर जो है प्राइम मिनिस्टर वो यूपी से ही गए हैं। तो यूपी और बिहार को साधने के लिए, दो स्टेटों को साधने के लिए नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल की सीट 2014 में चुनी थी, वही 2019 में उन्होंने कंटिन्यू रखी और अब तीसरी बार वहाँ से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। उनका इशारा बिल्कुल साफ है कि वो यूपी और बिहार को एक साथ साधना चाह रहे हैं और उसमें वो 2 बार सफल हो चुके हैं और तीसरी बार भी हमें जहाँ तक लगता है वो सफल होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। धर्मेंद्र सिंह जी, विनय तिवारी जी, जो कि आप इनको किसी पार्टी से मत जोड़िएगा, विश्लेषक है, इनका आकलन ये कहता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी पूर्वांचल में मजबूत स्थिति में है। देखिए, बिल्कुल उनकी बात सहमत हो। प्रधानमंत्री जी प्रतीकों की राजनीति करते हैं, उनको काम में विश्वास नहीं है। उनको साधने की, अगर वो काम किए होते, 10 वर्षों का लेखा जोने की स्थिति में होते, तो जात के आधार पर या लोगों को साधने के आधार पर शक्ति प्रदर्शन की जरूरत न पड़ती। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी तो आप भी करते हैं ना, फिर आप भी किसी न किसी जाति को तो साधने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, पीडीए की बात करना अपराध है क्या? पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, आदिवासी और जो अन्य लोग जो पिछड़ गए हैं, मुख्य धारा से जो छूट गए हैं अगड़े, उनको साथ लेकर चलना और उनको हक देने की बात करना, ये कहाँ का अपराध है? देश तो संविधान से चलता है ना, संविधान में ऐसी व्यवस्था है। तो मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी साथ आए, इनका मन क्यों इतना छोटा है? क्यों इनको इन लोग प्रति, पिछड़ों के और दलितों के प्रति नफरत है? या जो अगड़े भी मुख्य धारा से छूट गए उनके प्रति क्यों नफरत है? उनकी बात करना कहाँ का अपराध है? मेरा कहना है किसी 2014 में काशी के अंदर से जो वादे, माँ गंगा की कसम लेकर के, बाबा विश्वनाथ की कसम लेकर के जो वादे प्रधानमंत्री जी ने किए थे, चाहे उन्होंने गैस सिलेंडर का दाम, तेल का दाम कम करने का वादा किया था, कम हुआ क्या? महंगाई कम हुई क्या? उनको, किसानों को उनका हक मिला क्या? सीमाओं की रक्षा हो पाई? इनके सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि 4000 वर्ग मील जमीन चाइना ने कब्जा कर लिया, उस पर इनकी जबान नहीं खुली। मणिपुर के अंदर इन्होंने पूरे देश को, तो पूरे विश्व के सबसे मजबूत नेता के रूप में उभर रहे थे। मणिपुर और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव लड़ने की हैसियत में नहीं है। ये स्थिति देश के अंदर बना के रखा है, इसका जवाब कौन देगा? आखिर पूरे सोनम वांगचुक जी किस तरह से अनशन पर है पिछले काफी दिनों से, सामाजिक कार्यकर्ता, और वो कह रहे हैं चाइना डेमोग्राफी चेंज कर रहा है, बॉर्डर की स्थितियां बदल रही हैं। उस पर प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं उसको ये समस्या समाधान करने का काम करते हैं? क्यों नहीं मणिपुर अभी तक गए और समस्या को जो है 2 लोगों के वर्ग को समाप्त करने का काम किया? अभी हम लोग यूपी की बात करें ना, इतनी दूर यूपी के अंदर, बिल्कुल ठीक बात। यूपी के अंदर मेरा कहना है कि उन्होंने जो वादा किया था बेरोजगारों को नौकरी देने का, नौकरियां क्यों नहीं मिली? बेरोजगारी यात्रा निकाल रहे हैं। किसानों से इन्होंने वादा किया था 2022 तक हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे, किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई? उत्तर प्रदेश सरकार 2022 के अपने घोषणा पत्र में लेके आई थी कि 14 दिन के अंदर गन्ना भुगतान करेंगे, अन्यथा उस पर पेनाल्टी देंगे, ब्याज देंगे। अब तक कितने किसानों को ब्याज मिली?
उन्होंने कहा था किसानों को मुफ्त बिजली देंगे सिंचाई का, क्यों नहीं मिली? इस तरह एक लंबी फेहरिस्त है जो वादा करके आए थे। उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे लगाने का वादा प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की डबल इंजन की सरकार कह रही थी। उत्तर प्रदेश में 4 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, उद्योगों की समिट हुई, लेकिन एक भी उद्योग धंधा स्थापित नहीं हुआ जिसका शिलान्यास भी किया हो, उद्घाटन किया हो और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को जिसमें नौकरी मिल गई हो। अगर हो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही 4-5 उद्योग धंधों का नाम बता दे और कितने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उन्होंने नौकरियां दी है, ये भी बता दे। अच्छा ठीक है, धर्मेंद्र जी, आप कह रहे हैं ना कि बीजेपी ने यूपी में कोई काम नहीं किया है। बीजेपी तो दावा कर रही है 80 की 80 सीटें जीतने का, बहरहाल हम 80 पर नहीं रहते, हम पूर्वांचल की 26 पे रहते हैं। कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? देखिए, पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा क्योंकि जनता जागरूक हो गई है। अब इनके बहकावे में आने वाले नहीं है और जो भटकाव की राजनीति करते थे उससे इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बड़े चुनाव जीते हैं। झूठ की एक उम्र होती है और वो पूरी हो चुकी है। क्यों बालकृष्ण जी, झूठ की उम्र हो चुकी है, पूरी हो चुकी है? यानी कि बुढ़ापे की स्थिति में बीजेपी पहुंच गई है और पूर्वांचल में तो खाता भी नहीं खुलेगा। बड़े आरोप हैं। मैं बता दूं कि दंगावादी पार्टी के प्रवक्ता भ्रष्टाचारवादी पार्टी नहीं, दंगे का नाम लेने के पहले, एक मिनट, दंगे के नाम लेने के पहले आप दिल्ली के दंगे, नूह के दंगे, उत्तर प्रदेश दंगे या मणिपुर के दंगे की जरूर बात करिए ना। मैं ये बातें तीनों सत्य कह रहा हूँ, तीनों समाज में, जनसाधारण में प्रमाणित बातें हैं जो मैं कह रहा हूँ। तो मैं इन तीनों के प्रवक्ता को बताना चाहता हूँ। अरे सत्य का ठेका भारतीय जनता पार्टी जब से लेने लगी जिसके नेताओं को झूठ से फुर्सत नहीं है। खानदान को अपनी गरीबी दूर करने का अवसर नहीं मिल रहा है। अच्छा, योगी जी के नेतृत्व में बुलडोजर पूरी तरीके से गरज रहा है, तो कहीं भी अब किसी भी अराजक तत्व की, दंगावादी तत्व की, भ्रष्टाचार, जितने भ्रष्टाचारी हैं उनमें अब ये साहस नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश को छू सके या उत्तर प्रदेश पे अपना प्रभाव डाल सके। तो मैं इन दंगावादी पार्टी के प्रवक्ताओं को बताना चाहता हूं कि अब आपको उत्तर प्रदेश की जनता दोबारा तुष्टीकरण के दंगे की, भ्रष्टाचार का अवसर नहीं देगा। आज उत्तर प्रदेश विकास की राह पे बढ़ चुका है, सुशासन की राह पे बढ़ चुका है। इन्वेस्टमेंट समिट के थ्रू इस प्रदेश में फैक्ट्रियां लग रही हैं, उद्योग लग रहे हैं, रोजगार लग रहे हैं और 3 अरे फैक्ट्रियां, 5 फैक्ट्री का नाम बताइए। फैक्ट्रियां लग रही है, नहीं काम, 5 फैक्ट्रियों पे 200 किलोमीटर का बनाया है, उसको लेके ढिढोरा पीटते हैं। अगर आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देख लें, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे देख लें, 590 किलोमीटर के आसपास गंगा एक्सप्रेस वे जो हमने बनाया है, आप उसको देखें तो एक्सप्रेस बेस अलाइनमेंट गंगा एक्सप्रेस वे का आपका है ना, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का, पूर्वांचल जमीन का अधिग्रहण समाजवादी सरकार ने किया था। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में टेंडर भी हो गया था। तो दंगाइयों को अब उत्तर प्रदेश मौका नहीं देने वाला है और ये किसी भी गफलत में ना रहे। पुनः भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में 26 की 26 सीटें और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने में कामयाब रहेगी। मैं ही और धर्मेंद्र जी पुनः इस डिबेट में बैठेंगे, तब इनको आभास होगा कि जो हमने कहा था सही कहा था। नहीं बिल्कुल, मैं बिल्कुल जब नतीजे आएंगे तो मैं आप दोनों को ही जुड़वाऊंगी अपनी टीम से बोल के। बहरहाल धर्मेंद्र जी, बस एक छोटा सा कमेंट मैं विनय तिवारी जी से ले लूं। विनय जी अच्छा बोलिए जी। धर्मेंद्र जी, दंगाई और सारे भ्रष्टाचारियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो सारे और झूठों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी। दंगाई इन्होंने सारे ले लिए, इनको दंगे जबान नहीं खुल रही। मैंने कहीं दिखाया मणिपुर पे इनकी जबान नहीं खुल रही है। सारे भ्रष्टाचारी जिन पर इनके नेता, चाहे इनके गृह मंत्री जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, वो आरोप लगाते हैं। चाहे महाराष्ट्र के अंदर हो, चाहे बिहार में नीतीश जी का दरवाजा बंद किए थे। कर का आलम है, अभी बिहार की बात कर रहे थे, उनको अपने पार्टी में बिना लड़ाई, बिना बिलाई लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। महाराष्ट्र के अंदर चाहे अजीत पवार जी हो, चाहे चौहान साहब हो, आप कह रहे कि सारे दंगाई बीजेपी ने ले लिए, यानी कि आप मान रहे हैं ना पहले सभी दंगाई आपकी पार्टी में थे। आप लोगों के बयानों से भाई जनता बड़ी हमारी पार्टी में हो जाएगी। नहीं, दंगों का नाम मुजफ्फरपुर ले रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे और उसमें पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। किसके साथ है? चलिए ठीक है, लेकिन अभी मैं विनय तिवारी जी का रुख करूंगी प्लीज, क्योंकि मुद्दे पर बात करना बहुत जरूरी है। विनय जी देखिए, 2019 में बीजेपी को नुकसान हुआ था, जैसे गाजीपुर हो गया, मिर्जापुर हो गया, घोसी, आजमगढ़, ये तमाम कई ऐसे सीटें थी जो अभी भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का गढ़ है। आजमगढ़ की बात करें तो ये सपा का गढ़ है। क्या इतना आसान होगा बीजेपी के लिए? देखिए, इस मुद्दा विहीन चुनावी समर में जो विपक्ष जो डिबेट में मुद्दे रखता है जनता के, अगर वो पब्लिक के बीच में रखे तो शायद विपक्ष की स्थिति इससे और अच्छी हो। ये पहली एक चीज़।
दूसरी, अभी आपने जो पूर्वांचल की सीटों के बारे में जो जिक्र किया, देखिए पूर्वांचल ने अच्छा समर्थन दिया है एनडीए को, लेकिन कुछ एक जो सीटें हैं वहाँ पे मुख्तार अंसारी के ख़त्म होने से कुछ न कुछ थोड़ा बहुत जो है वहाँ पे सिंपैथी वोट कह लीजिए या एक ध्रुवीकरण जो हो रहा है एक दो सीटों पे, खासकर घोसी, गाजीपुर, इन सीटों पे थोड़ी टफ है लड़ाई। बट नतीजे क्या आएंगे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। दो तीन चीज़ें हम और अभी हमारे समाजवादी के मित्र जो कह रहे थे, वो एक तो ये है कि वो बार बार मणिपुर की बात कर रहे हैं। अगर हम समाजवादी का मणिपुर से ऐसा नहीं है कि कुछ लेना देना नहीं, वो हिंदुस्तान का पार्ट है और जितनी चिंता दूसरी पार्टियां करती हैं मणिपुर के लिए, समाजवादी को भी उतना ही हक है उन मणिपुर की चिंता करने की। लेकिन अगर जनाधार उनका यूपी में है तो यूपी से रिलेटेड अगर मुद्दे वो ज़्यादा उठाएं तो हमारे हिसाब से उनको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। दूसरी चीज़, दो तीन चीज़ें उन्होंने और बोला। एक कोविड वैक्सीन को लेके बोला कि किसी कंपनी से, जो कंपनी थी उससे उन्होंने फंडिंग कराई और उसी को अप्रूवल दे दिया। तो मैं अपने मित्र को ये बताना चाहता हूँ कि जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड यानी कि कोरोना की जो वैक्सीन थी उनको अप्रूवल भारत सरकार ने, वो WHO देता है। WHO ने जब उसको अप्रूव किया था तब जाके वो जो है उनको वैक्सीनेशन के लिए अनुमति मिली थी। अब WHO ने भी अगर कहीं ना कहीं अगर जो कंपनियां हैं वो WHO में भी अपना इंटरफेरेंस रखती हैं तो ये मुद्दा दूसरा है, उस पर फिर बहस दूसरी की जा सकती है। बहरहाल कोविड की जो वैक्सीनें हैं उनको WHO ने किया था, अप्रूव किया था, तो इसलिए उस पर उंगली उठाना और तब के माहौल में हमें लगता है वही उचित था। तो वो सरकार ने वो गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। देखिए, भारत सरकार, भारत बायोटेक होने के बाद भी सीरम इंस्टीट्यूट, आधार पूना वाली कंपनी को प्रधानमंत्री जी ने चयनित किया और उसको ऑर्डर दिलाया। ठीक है, बट सीरम इंस्टीट्यूट अगर प्रोडक्शन कर रही है तो उसके जो मानक होने चाहिए, जो प्रोडक्शन, जो लैब की जो क्वालिटी होनी चाहिए, उसको WHO ने अप्रूव किया है। अप्रूवल देती थी तो उस फार्मूले को भारत बायोटेक से गवर्नमेंट की कंपनी से भी बनवा सकती थी सरकार। ठीक है, फिलहाल वैक्सीनेशन पर नहीं रहते हैं। वैक्सीनेशन मुद्दा है, दूसरा है। वाकई जब तक हम मुद्दे को इन डेप्थ में नहीं जानेंगे तब तक उस पर कमेंट करना मुनासिब भी नहीं है। लेकिन बालकृष्ण जी, धर्मेंद्र सिंह जी लगातार ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा के दौरान कांग्रेस पर हमलावर होते हुए ये कह दिया कि पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देंगे, भाई अनर्गल मुद्दे क्यों उठ रहे हैं? मतलब पश्चिमी यूपी में भी जब चुनाव थे यही मुद्दे उठ रहे थे, अब पूर्वांचल में है, स्थानीय मुद्दे क्यों गुम है? नहीं, मैं मुस्कान जी बता दूं कि जब इंडी गठबंधन के नेता मणिशंकर अय्यर ये बयान देते हैं कि भाई पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है और भारत को उससे डरना चाहिए, तो प्रधानमंत्री पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहने रखी हैं, तो किसी भी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को की ये जवाबदेही है नैतिक रूप से, और राष्ट्र के प्रति ये जवाबदेही है कि यदि इस प्रकार का कोई बयान आता है या भारत में कोई ऐसा देशद्रोही बयान दे या भारत विरोधी कोई देश इस प्रकार का बयान दे, तो वास्तव में प्रधानमंत्री जी ने उसको चूड़ियां पहना ही दी। आज वो आटे के लिए मुहताज है। कभी यही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जब सेंट्रल में गठबंधन होता था तो पाकिस्तान रोज परमाणु बम की धमकी देता था। तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है, तो हमारे देश के पाकिस्तान परस्त लोग जो हैं, जिनको समाजवादी पार्टी का समर्थन प्राप्त है, जिनको जो कांग्रेस के हैं, जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, अब ये पाकिस्तान का मान प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं इनको देशद्रोही ही कहूंगा, देश प्रेमी तो नहीं कहूंगा। जो अपने स्वयं के घर को कमजोर करने का काम करे वो देशद्रोही है, और प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब देना ही चाहिए था। वही प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया है और हमेशा से देते हैं। कर्म से भी उन्होंने जवाब दिया है और मंचों से भी उन्होंने कहा है, राष्ट्राध्यक्ष के नाते उनका बयान महत्वपूर्ण होता है और इससे दुश्मनों में खलबली मचती है, दुश्मनों में डर का वातावरण व्याप्त होता है और वो डरते हैं गलत काम करने से। इनसे आदिवासी चिंता की बात करें, पाकिस्तान मुसलमान और देशद्रोही बनाने लगते हैं। भाई ऐसे आप चिल्लाएंगे तो मैं नहीं समझ पाऊंगी, तो जनता क्या समझेगी? ऐसे नहीं चर्चा होती है प्लीज। लेकिन विनय तिवारी जी, चुनाव भारत का, मुद्दे भारत के, मुद्दे वाराणसी के, क्योंकि पूर्वांचल का चुनाव है, ऐसे में हर बार के चुनाव में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट क्यों?
आप इनसे पूछिए, देखिए इन्वॉल्वमेंट जो होता अरे है रुकिए ना, रुक जाइए। विनय तिवारी जी बताएं। देखिए, पाकिस्तान को भाजपा हमेशा हर चुनाव में लेके आई है। वो 2014 में भी लेके आई थी, 2019 में भी लेके आई, और भाजपा सरकार में है वो, जहाँ तक मैं समझता हूँ वो इधर उधर के मुद्दे लेके आएगी। बट ये विपक्ष का काम है कि इधर उधर के मुद्दों को उस पर ना भटके, और वो जो पब्लिक के मुद्दे हैं, वो चाहे बेरोजगारी के हों, महंगाई के हों, इन मुद्दों पे उनको चुनाव लड़ना चाहिए। अगर भाजपा कोई मुद्दा, ऐसा मुद्दा जो पब्लिक से रिलेटेड नहीं है, उसको अगर वो उठाती है तो उस पर ज़्यादा तवज्जो ना देके विपक्ष को ये चाहिए कि जो जनता के मुद्दे हैं उनको ही लेके साथ चले। अल्टीमेटली जनता का ही उन्हें समर्थन जब तक नहीं मिलेगा वो आगे नहीं आ सकते हैं, इसलिए उनको हमेशा जनता के साथ रहने चाहिए। अब एनडीए ने अगर कोई मुद्दा ऐसा उठाया, कोई ज़रूरी नहीं है कि विपक्ष को उस मुद्दे में उलझ जाना चाहिए, उनको पब्लिक के ही मुद्दे पे ही खड़े रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कर्मभूमि में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जहां वाराणसी से उन्होंने तीसरी बार बतौर सांसद अपना नामांकन दाखिल किया है। 2 बार काशी की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत का ताज पहनाया, और अब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर उसी काशी में पहुंच चुके हैं। क्योंकि काशी को लेकर एक कहावत है कि काशी सबको नहीं अपनाती है, और ये बात सही भी साबित हुई है। 2014 में खुद अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन तब उन्हें करारी शिकस्त मिली थी। भले ही वो दूसरे नंबर पर रहे और अजय राय तीसरे नंबर पर, लेकिन 2019 में भी काशी की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरपूर प्यार दिया। तब भी अजय राय उनके ऑपोजिशन में चुनाव लड़ रहे थे, तब अजय राय दूसरे नंबर पर रहे। अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस अजय राय की जंग है, लेकिन अब इस बार काशी की जनता किसे जीत का ताज पहनाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि पूर्वांचल का रण अब बेहद दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल रखा है, तो दूसरी तरफ विपक्षों के खिलाफ चक्रव्यूह सीएम योगी आदित्यनाथ भी बखूबी रचा रहे हैं। अब इसका असर कितना होता है, ये दिलचस्प होगा। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।